Okay, but we were revising, so कुछ loss नहीं हुआ. Yes. What was the 3 layers? Epicardium, myocardium, and endocardium. Endocardium. Myocardium is the proper cardiac muscle. Okay. Then anything else? बस इतना ही पढ़ा था. Then we also studied about lymph, है ना? Basically lymph का function क्या है? Lymph का presence कहाँ पे है? या lymphatic system का presence कहाँ पे है? Intestine. Are you sure? Or parallel to blood vessels? Parallel to blood vessels. Yes, yes. ठीक है. इंटेस्टाइन पे फंक्शन क्या हो जाता है? फैट को डिसॉल्व करवाने का काम करता है. दैट इज लैक्टियल सिस्टम या लैक्टियल वेसल्स के थ्रू वो डिसॉल्व करवाएगा. और जो लिम्फेटिक सिस्टम में जो चीज रन होती है उसको लिम्फ बोलते हैं, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? WBC. और WBC का लिम्फोसाइट जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा होता है. लिम्फोसाइट कॉन्सेंट्रेशन इज हाईएस्ट इन लिम्फेटिक सिस्टम. मीन्स माइनस RBC जो भी ब्लड कंपोनेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स लिम्फेटिक सिस्टम में भी प्रेजेंट होते हैं. देन इनका बेसिक फंक्शन क्या हमने देखा था? इनका बेसिक फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशन, गैसेस, हॉर्मोन्स और एनी वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सेल टू ब्लड और ब्लड टू सेल, वाइस वर्सा. तो टिश्यूज एंड मेन जो ब्लड वेसल्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करवाता है? लिम्फेटिक सिस्टम. एंड ऑल्सो फैट डिसोल्यूशन, ये इनका बेसिक फंक्शन है. ओके, सो दैट्स व्हाट वी स्टडीड लास्ट टाइम. और आज हमें हार्ट का ही आगे का पोर्शन कंटिन्यू करना है. एग्जैक्टली और क्या क्या चीजें आपने कल पाथवे देख लिया, वर्किंग ऑफ हार्ट देख लिया कि कैसे सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं एंड एग्जैक्टली कौन से ब्लड वेसल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, किस तरफ आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड किस तरफ आ रहा है, वो सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन में कौन भेज रहा है एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन भेज रहा है. ये चीज आपको क्लियर हो गई. That is nothing but the mechanics of the heart कि exactly कैसे क्या काम करता है. Now, अब ये जो पूरा का पूरा एक साइकिल है ना, यानी रिसीविंग एंड थ्रोइंग आउट द हार्ट, ये जो पूरा एक सेक्शन होता है, यही इसी को हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं. अगर कार्डियक साइकिल होगा मतलब एक कार्डियक साइकिल मतलब सिंगल हार्ट बीट. हार्ट बीट के भी बारे में समझेंगे. तो एक बार अगर हार्ट बीट होगा मतलब पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल हुआ है. पूरा कंप्लीट कार्डियक साइकिल का मीनिंग है साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. One circulation. राइट, वन सर्कुलेशन, यानी पूरा हार्ट एक बार में कॉन्ट्रैक्ट होके रिलैक्स होके जितना भी ब्लड इन एंड आउट कर रहा है वंस दैट इज योर कंप्लीट कार्डियक साइकिल. एंड वो पूरे एक्शन में एक बार हार्ट बीट होता है. हार्ट बीट जो है इट इज मेड अप ऑफ 2 टाइप ऑफ साउंड्स. वो साउंड्स के बारे में मैं अभी आगे डिस्कस करती हूँ. अभी साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आते हैं. आगे समझने से पहले ये समझ लो 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है. पहला है सिस्टोल एंड दूसरा है डायस्टोल. जब भी सिस्टोल के बारे में बात कर रहे हो मतलब कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रेशर लगता है दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोल. एंड डायस्टोल का मीनिंग है जब रिलैक्स हो रहा होता है, रिलैक्सेशन के टाइम पे जो भी प्रेशर प्रोवाइड मींस वॉल्स के बीच में प्रेशर लगता है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर. मींस यही सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर जो है आपके ओवरऑल ब्लड का मींस प्रेशर क्रिएट करते हैं. जो आप बोलते हो बीपी दैट इज ब्लड प्रेशर विच इज डन बाय दिस सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एक्टिविटी. ये आपका सबसे पहला कॉन्सेप्ट. नाउ ये पूरे कार्डियक साइकिल में 3 बेसिक फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से फंक्शन है वो समझ लो. पहला है एट्रियल सिस्टोल. अभी नाम से आप समझ गए होंगे, अभी आपको वर्ड और मीनिंग समझ में आने लग गए. एट्रियल रेफर्स टू एट्रियम और सिस्टोल मैंने बता दिया आपको कॉन्ट्रैक्शन. तो यानी जो भी एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन सबसे पहले इनिशिएट होगा दैट इज बेसिकली एट्रियल सिस्टोल. इसका मैं टाइम पीरियड अगर बोलूं तो इसका टाइम है समवेयर अराउंड 0.1 सेकेंड. दैट इज द टाइम पीरियड पहले सिस्टोल के लिए. सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय SAN एक्शन पोटेंशियल. ऑफ कोर्स उसी को तो इनिशिएट करना है ना, SAN को ही सारी एक्टिविटी इनिशिएट करनी है. तो SAN क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल
वहां पे लेकर आएगा एंड उस एक्शन पोटेंशियल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया कि SAN का प्रेजेंस कहाँ पे है। क्या देखा था लास्ट टाइम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये नोडल टिश्यू? upper corner of atrium, right atrium. राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियम है, तो जब एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी किस में आएगा? एट्रियम में आएगा, दैट्स व्हाई एट्रियल सिस्टोल। देन सेकंड जो होता है दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है, अभी उनके वॉल्स जो थे आपने देखे वो थिक थे एज कंपेयर टू एट्रियम। वेंट्रिकल के वॉल थिक थे क्योंकि इसको आगे पुश करना होता है। ओके, सो अगर चीजें पुश करनी है और एंटी ग्रेविटी मूवमेंट यूज करना है ज्यादा, तो इसका टाइम कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, दैट इज 0.3 सेकेंड। ठीक है, अभी बेसिकली वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्यों होता है? अभी सिस्टोल का मीनिंग है कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके वॉल्व, यानी ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। तो सबसे पहले वेंट्रिकल में ब्लड आते ही सबसे पहला क्या होगा? क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। क्यों क्लोज होगा? ताकि एट्रियम में एक बार वेंट्रिकल में आने के बाद एट्रियम में ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए, सो टू प्रिवेंट बैक फ्लो। वो चीज प्रिवेंट करने के लिए ओवरऑल क्या हो रहा है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व जो है तुरंत सबसे पहले क्लोज हुए। ठीक है, अब जब ये दोनों वॉल्व क्लोज होते हैं ना, तो एक बड़े बीट की साउंड आती है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड आपको मिलेगा, मैंने यहाँ पे अभी ध्यान देना 2 साउंड लिखा था, एक हार्ट बीट में 2 साउंड है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड जो आपको मिलेगा वो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल के बंद होने की वजह से फर्स्ट साउंड मिलता है, एंड उस साउंड को बोलते हैं लब। सो फर्स्ट साउंड मिल गया आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे। देन ये 2 एक्शंस हो गए, अब कौन सा बच गया? अब सिर्फ डायस्टोल बच गया। तो अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब अब रिलैक्सेशन के बारे में बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन अब तक हो रहा था, ब्लड को रिसीव करना है, आगे भेजना है, मसल एक्टिविटी है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया ये, बोथ एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर। अब हार्ट के रिलैक्स करने का टाइम आ गया एंड द ड्यूरेशन इज 0.4 सेकेंड। ठीक है, टोटल कितना इन दोनों का मिला के कितना सिस्टोल का टाइम लगा? 0.4 है ना, तो उतना ही डायस्टोल में भी उनको जॉइंट डायस्टोल, इसीलिए मैंने बोला उसका टाइम और इसका टाइम नलिफाई हो गया। अभी सबसे पहले डायस्टोल है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मीनिंग है मसल्स अभी मूव नहीं कर रहे, मींस कार्डियक मसल्स मूव नहीं कर रहे, जो भी जितना भी स्पेस है पैसिव ब्लड फिलिंग हो रही है। पैसिव ब्लड फिलिंग मींस बिना एनर्जी यूज किए जितना चेम्बर में ऐड हो सकते हैं वो ऐड हो रहे हैं, दैट इज पैसिव ब्लड फिलिंग। देन अभी ये सारी चीज के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, दैट इज क्लोजिंग ऑफ सेमी-ल्यूनर वॉल्व। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज सेमी-ल्यूनर वॉल्व? कहाँ पे प्रेजेंट होगा? मैम ये राइट वेंट्रिकल के बाद जो वेल्व आती है वो होती है सेमिलूनर वेल्व्स, और आयोटा के पहले जो आती है, एओर्टा के पहले जो आती है दैट इज सेमी-ल्यूनर वॉल्व, मींस पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा। राइट, जो भी वेंट्रिकल्स से जाते हैं ना, जिन भी ब्लड वेसल्स पे कनेक्शन होता है, पहला डीऑक्सीजनेटेड था, तो डीऑक्सीजनेटेड यानी राइट वेंट्रिकल के बारे में बात कर रही हूं मैं, है ना। तो राइट वेंट्रिकल को कहाँ पुश करना होता है? आगे पल्मोनरी आर्टरी और वेन। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में जाने से पहले वो होगा दैट वॉल्व जो प्रेजेंट होगा दैट इज सेमी-ल्यूनर। और दूसरा कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है और उसको पूरे बॉडी में भेजना होता है। सो एक बहुत ही थिक ब्लड वेसल प्रेजेंट है जो फर्दर आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं, दैट इज एओर्टा। तो वॉल्व एक वहां पे प्रेजेंट होगा। सो दिस इज सेमी-ल्यूनर वॉल्व। तब क्या होगा यहाँ पे, यानी रिलैक्स हो गया, ब्लड आ चुका है, रिलैक्सेशन मोड में ब्लड फ्लो हुआ है, तो ओवरऑल सेमी-ल्यूनर वॉल्व जो है उनको बंद करना होता है, ताकि जो भी ब्लड भेज दिया आगे तो उनका भी बैक फ्लो, मींस कोई भी वॉल्व बंद होगा मतलब बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए। सो टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल्स।
वेंट्रिकल्स में बैकफ्लो नहीं हो मींस प्रिवेंट कर पाएंगे, तभी तो ब्लड आगे की तरफ बढ़ पाएगा। और जब ये सेमील्यूनर वॉल्व बंद होते हैं तब आपको सुनाई देगा सेकेंड हार्ट साउंड, और सेकेंड हार्ट साउंड का नाम है ड। तो ओवरऑल बीट कैसे होता है, लब डब, और यही कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता रहे। तो ये दोनों साउंड मिला के एक हार्ट बीट बनता है, और ये दोनों पूरे के पूरे एक्शंस को कंप्लीट होने में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ब्लड एंटर भी हो रहा है और आगे की तरफ भेजा भी जा रहा है। सो दैट्स व्हाई सिस्टोल एंड डायस्टोल। ये बात समझ में आया? दैट इज योर वन कार्डियक साइकिल। तो टोटल वन कार्डियक साइकिल का टाइम कितना हुआ, ड्यूरेशन, कैन एनीवन टेल? 0.7 0.7, देन 8 0.8। 8 0.8 सेकेंड में पूरा का पूरा जो ब्लड है वो ओवरऑल हार्ट में आके आगे की तरफ भेजे जा रहे हैं। ओके, यानी पूरा एक हार्ट बीट को लगने में 0.8 लग रहे हैं। नाउ यू कैन कैलकुलेट इजीली कि ओवरऑल एक पूरे मिनट में कितना होता है। ओके, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली 70 के अराउंड है। सो 0.2 मींस 1 सेकेंड यानी 60 प्लस 0.2 सब में सेव कर लो और वो ऐड कर दो तो उतने नंबर्स आपको मिलते हैं। दैट इज व्हाई पूरा उतना बीट होता है इन 1 मिनट। ना अब ये जो सारी चीजें हैं, ये जो पूरे के पूरे आपने पढ़े, इसमें आपको क्या समझ में आया इस पूरे कॉन्सेप्ट में? पहली चीज कि पूरा कार्डियक साइकिल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है। दूसरा, ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करने की वजह से जो भी एक्शंस क्रिएट हो रहे हैं इनसाइड चेम्बर्स। और दूसरी बात, जो भी आपके हार्ट में साउंड क्रिएट हो रहा है, जो धक धक की आवाज आपको आती है, दैट साउंड इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ वॉल्व। कभी भी ये मत लिखना कि एट्रियम और वेंट्रिकल के वॉल्स नहीं, उनके वॉल्व्स यानी उनके माउथ और ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करने वाले फाइबर्स क्या कर रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं। और हमेशा आवाज कब आएगी, जब क्लोज होंगे। कहीं भी ओपन होने की बात लिखी है नहीं। सो स्टेटमेंट भी, क्योंकि पूछते हैं हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वो स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे अभी तक मैंने ओपनिंग के बारे में बात ही नहीं की है, मैंने बात की है वॉल्व के क्लोज होने की। अगर वॉल्व क्लोज होगा तभी वो साउंड क्रिएट होगा, ओपन होने के टाइम पे वो साउंड क्रिएट करेगा ही नहीं। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स से सबको ध्यान में रखना है। ओके, कार्डियक साइकिल सबको समझ में आया? एवरीवन पक्का? Yes, ma'am. Okay, shall I change the slide? डन, लिख लिया सबने? ओके, समीक्षा एंड में जो आपको साइकिल रिवाइज करना है, एक बार मैं पूरा कॉन्सेप्ट एक बार बता देती हूँ, देन मैं एंड में आपको फिर से रिवाइज करवा दूंगी। इतना सबको फिलहाल के लिए सबने लिख लिया कि नहीं? अभी के लिए आपको कार्डियक साइकिल समझ में आया कि नहीं? यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट पार्ट। अभी आपको ध्यान देना है अबाउट द रेगुलेशन। हमने हर फिजियोलॉजी में रेगुलेशन के बारे में पढ़ा, सो हाउ कैन वी मिस दिस? इसको मिस नहीं कर सकते। सो बेसिकली हार्ट बीट और इन जनरल हार्ट एक्शन के कंट्रोल के बारे में कि हु इज कंट्रोलिंग व्हाट। तो सबसे पहला कंट्रोल होता है केमिकल कंट्रोल, कि कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो सबसे पहला जो सबके दिमाग में होगा, जो अफेक्ट करता है, दैट इज एड्रेनालिन हार्मोन। सुना है इस हार्मोन के बारे में? यस मैम। इमरजेंसी हार्मोन, फ्राइट, फ्लाइट और फाइट के टाइम पे यही हार्मोन रिलीज होता है। एंड
The adrenaline hormone is released by which gland? Adrenal gland, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. दैट इज द लोकेशन ऑफ एड्रिनलिन, एड्रिनल ग्लैंड. और ये सिक्रीट करते हैं दिस हार्मोन. तो जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो ऑफ कोर्स जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाता है. अब आपको हार्ट बीट, कार्डियक साइकिल, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक का मीनिंग समझ में आ गया. अगर हार्ट बीट इंक्रीज हो रहा है इट मींस इससे क्या कंक्लूड करोगे आप? कौन से एक्शंस पे इसका अफेक्ट हो रहा होगा? दोनों भी. दोनों मींस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. यस मैम. अगर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अफेक्ट हो रहा है इट मींस इनडायरेक्टली सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक एक्टिविटी भी अफेक्ट हो रही है. यानी फास्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड फटाफट वो रिमूव कर देगा. और इतने ज्यादा रिमूवल की क्यों जरूरत होती है पता है? इतने ज्यादा रिमूवल की इसलिए जरूरत होती है ताकि फटाफट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचे? लंग्स में पहुंचे, वहां पे उनका गैसियस एक्सचेंज हो एंड उतनी ही जल्दी फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो टिश्यूज में पहुंचेगा ताकि इमरजेंसी के टाइम पे जो बॉडी को रिक्वायर्ड एनर्जी की जरूरत है वो फटाफट मिल पाए. दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट. इसीलिए जब एड्रेनालिन सिक्रीट होता है तो आपका ब्रीदिंग रेट, हार्ट रेट ही नहीं, आपका ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाता है. दैट इज द वन ऑफ द पार्ट. सेकेंड हार्मोन जो कहीं ना कहीं हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं दैट इज थायरोक्सिन. थायरोक्सिन हार्मोन is secreted by thyroid gland. Thyroid gland कहाँ present है? Does anyone know the location? In our neck. In our neck, larynx के पास, है ना? So वो उसका बेसिक लोकेशन है. So थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो हमारे ओवरऑल बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म के लिए काम आता है. उसको रेगुलेट करता है या मेंटेन करवाता है ये कह लो. साथ ही साथ ये हमारा हार्ट बीट भी रेगुलेट करता है. यानी हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क हो, ना ही फास्ट ना ही स्लो, हार्ट मसल्स हेल्दी रहे, ब्लड का फ्लो बेटर हो, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कौन देखता है? थायरोक्सिन हार्मोन. देन सेकंड, ये तो हो गया अबाउट केमिकल कंट्रोल. सेकंड इज अबाउट द नर्वस कंट्रोल, कि बेसिकली कौन सा नर्वस सिस्टम है. अब जो ये एड्रेनालिन है, आप लोग फ्यूचर में सारे बच्चे जब न्यूरल सिस्टम पढ़ोगे तब आप बेटर समझोगे. अभी के लिए ध्यान रखो, नर्वस कंट्रोल जो है वो दो टाइप के नर्वस सिस्टम्स कंट्रोल करते हैं. वन इज सिंपैथेटिक जो कि इमरजेंसी में होता है एंड अनदर वन इज पैरासिम्पैथेटिक. यानी सिंपैथेटिक के टाइम पे जो भी अफेक्ट हो रहा है मींस आपकी बॉडी जैसी भी अफेक्ट कर रही है इन इमरजेंसी कंडीशन, यानी हर चीज का बढ़ना, हार्ट रेट, ब्रीदिंग रेट, ब्लड प्रेशर, देन ओवरऑल एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी. तो उन सबको वापस से नॉर्मल पोजीशन पे लेकर आने का काम पैरासिम्पैथेटिक करते हैं. तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट सिस्टम होते हैं. प्लस आपका हार्ट बीट एंड एक और पार्ट कंट्रोल करता है योर हाइंड ब्रेन, राइट? सो पॉन्स एंड मेड्यूला क्या करते हैं? हार्ट बीट को भी, यानी इनवॉलंटरी एक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, सो इस इनवॉलंटरी एक्शन को ये भी क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स जो आपके ओवरऑल हार्ट एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. और इनके अमाउंट के कम या ज्यादा होने से या इनकी एक्टिविटीज में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से आपके हार्ट पे भी प्रॉब्लम हो सकता है. सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट. ये बात समझ में आई? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. मैम सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एक बार मीनिंग बताओ ना. सिंपैथेटिक मैंने यहाँ पे लिखा है इमरजेंसी, यानी जब भी आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, इमरजेंसी में ही चाहिए होता है ना, हमें भागना होता है, दौड़ना होता है, और वी आर इन एंगर और वी आर इमोशनल, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है? बॉडी की एनर्जी वैसी होती है. तो उस एनर्जी के टाइम पे बॉडी के सर्टेन जो रिएक्शंस होते हैं उस तरीके से होते हैं. उन रिएक्शन में क्या होता है? हार्ट बीट का इंक्रीज होना, हार्ट रेट का कह लो इंक्रीज होना, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होना, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं. मे बी यू आर रनिंग और समथिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है, यू नीड मोर एनर्जी. तो ये कंडीशन जो होता है उस मींस ऐसा इफेक्ट जो नर्वस सिस्टम लेकर आते हैं उनको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब हमेशा तो आप हार्ट रेट हाई करके नहीं रहोगे ना, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. सिचुएशन के हिसाब से ठीक है, बट हमेशा हार्ट रेट या ब्रीदिंग रेट
मैक्सिमम रहा या हमेशा हाईएस्ट लिमिट पे रहा, सो इट इज बैड फॉर योर हेल्थ। तो उस चीज को वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन पे कौन लेकर आता है? पैरासिम्पथेटिक। सो जो ये काम करता है उसका ऑपोजिट काम ये करवाता है। तो इसका काम है बढ़ाने और घटाने का, एंड नॉर्मल रेंज में लाने का काम है पैरासिम्पथेटिक। ये दोनों सिस्टम आप डिटेल में न्यूरल कंट्रोल और नर्वस सिस्टम में आप पढ़ोगे, दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर कि एग्जैक्टली ये क्या है। अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखो। सो बेसिकली ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है, बस इतना ही। ओके, समझ में आया थोड़ा बहुत? यस मैम। ओके, नेक्स्ट चीज, अब ये जो सारी मॉनिटरिंग है, मींस हमारी बॉडी तो मॉनिटर कर रही है, बट हमारे मेडिकल साइंस ने भी काफी तरक्की कर ली और इम्प्रूवमेंट हो गया है। और ये जो पूरा का पूरा जो इम्प्रूवमेंट एस्पेक्ट आप देख रहे हो, अब ये मॉनिटरिंग लोग भी करने लग गए। अगर इफ सम पर्सन इज गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ क्राइसिस, मींस अगर हार्ट इमरजेंसी है और मे बी हार्ट रिलेटेड मेडिकल इमरजेंसी हो गई और एनी काइंड ऑफ डिजीज और डिसऑर्डर, तो उसको भी तो लोग क्या करते हैं, अपने लेवल पे मॉनिटर करते हैं। तो मॉनिटरिंग के लिए क्या बनाया गया? एक डिवाइस विच इज नोन एज ईसीजी। उसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। गुड, कार्डियोग्राफ। ये डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इसमें एक ट्विस्ट है, वो मैं बाद में बताऊंगी। और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपने देखा होगा मॉनिटर पे इस तरीके से कुछ ना कुछ देखा होगा ना, ऐसे 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 कुछ ना कुछ तो होता रहता है। यस मैम। तो मैम ये जो है इसे वेंटिलेटर कहते हैं ना? नो नो, वेंटिलेटर अभी देखो कॉन्सेप्ट दोनों का अलग है। ईसीजी एक कंपोनेंट है वेंटिलेटर का। वेंटिलेटर का कंपोनेंट होने का मीनिंग क्या है कि वेंटिलेटर का मीनिंग कि आपकी बॉडी, अब आपके बॉडी के सिस्टम्स काम नहीं कर रहे, आपकी बॉडी के सिस्टम काम नहीं कर रहे, तो उसको सहारा देने के लिए हम एक्सटर्नल डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन का लंग फेल हो गया, किडनी फेल हो गया, और हार्ट में भी ठीक से बीट नहीं कर पा रहे, और मे बी एलिमेंट्री कनाल इज नॉट वर्किंग, तो आप क्या करोगे? इसका सोल्यूशन क्या दोगे? अगर एलिमेंट्री कनाल वर्क नहीं कर रहा, मतलब डाइजेशन नहीं हो रहा, तो बट बॉडी का ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, अगर आप खाओ भी तो भी आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। ओके, देखा होगा सबने, ड्रिपिंग होती है, ड्रिपर बोलते हैं बहुत लोग, राइट, या ग्लूकोज चढ़ा ऐसा बोलते हैं। सो इट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आर्टिफिशियली बॉडी को ग्लूकोज प्रोवाइड कर रहे हो टू सर्वाइव फॉर दैट मूवमेंट, ताकि टिश्यू तक कुछ ना कुछ फूड के फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी मिलती रहे। नेक्स्ट, अगर आपका लंग काम नहीं कर रहा, देन यू हैव टू पुट सम काइंड ऑफ आर्टिफिशियल डिवाइसेस जो पंपिंग का काम करे, जिससे कि आप एयर जो है वो कंप्लीटली अंदर भेज सको, इनहेल और एक्सहेलेशन को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं ओवरऑल, मींस आपने देखा होगा ऑक्सीजन पंप, अभी कोविड के टाइम पे तो सबसे ज्यादा चला वो, है ना, गैस सिलेंडर की रिक्वायरमेंट थी, वो क्या होते हैं, वो सैचुरेटेड होते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज में ऑक्सीजन होगा तो पार्शियल प्रेशर जो अब आप समझते हो, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा टिश्यूज के अंदर डाइल्यूट होगा, सो उस पर्सन को बेटर सपोर्ट मिलेगा फॉर डाइल्यूशन, और उसका रेस्पिरेशन प्रॉपर हो पाएगा। If kidney is not working properly, तो डायलिसिस, there are many डायलिसिस मशीन जो कि आर्टिफिशियली पूरे ब्लड को बाहर की तरफ हम कनेक्ट करते हैं, एंड वो पूरा डाइल्यूट मींस फिल्टर करके और हार्मफुल चीजों को बाहर की तरफ भेजकर फिर से वो क्लीन ब्लड बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। सो दीज काइंड ऑफ टेक्निक्स, ये जो पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है, उसको कंबाइनली हम वेंटिलेशन बोलते हैं या वेंटिलेटर बोलते हैं। तो ये इसका कॉम्बिनेशन, एक वेंटिलेटर में हर ऑलमोस्ट सारे हमारे बॉडी सिस्टम को सरवाइव करवाने के लिए बेसिक डिवाइसेस लगी रहती है। और ईसीजी जो है ये सिर्फ एक सपोर्टिंग एलिमेंट है जो हमारे कार्डियक एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। तो इसीलिए एक मॉनिटर स्क्रीन रहता है और उसपे ये आपको ग्राफ्स दिखते रहेंगे। तो ये जो डिवाइस है उसका नाम ईसीजी, और ये क्या करते हैं, स्केच बनाते हैं, ठीक है, ऑन ग्राफ पेपर। ये चीज आपको पेपर में भी मिलेगी, ठीक है। दैट ग्राफ पेपर इज नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। डिफरेंस समझ में आया? आप लोगों के लिए ग्राफ क्या है, जो आप पेपर पे ड्रॉ करते हो आप उसको नॉर्मली ग्राफ बोलते हो ना, बट यहाँ पे डिवाइस को हम ग्राफ बोल रहे हैं। तो ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे। ईसीजी का फुल फॉर्म नॉट ग्राम, ईसीजी का फुल फॉर्म है ग्राफ, और ग्राफ है डिवाइस का नाम। मैं यहीं पे लिख रही हूँ डिवाइस, ताकि आप भूलो नहीं। और ये डिवाइस जो ग्राफ बनाता है और जो स्केच पेपर पे आता है या मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिखता है, दैट इज ग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।
और आप लोग सोच रहे होंगे ये नेमिंग इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं, इतना उल्टा क्यों लिखा, तो ये अब इस्टेब्लिश हो गया बच्चे, अब इसको ऑपोजिट नहीं कर सकते, ये बन चुका है। अब ये उस टाइम पे उस जमाने के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग थी उतना सोच के ये वर्ड हमने दे दिया। सो हमेशा ईसीजी के केस में ऑपोजिट ही सोचना। अगर माइंड में आ रहा है ना, अगर डिवाइस का नाम ग्राम होगा तो ग्राम नहीं ग्राफ है, और जो ग्राफ बनेगा एक्चुअली उसका नाम, उस आउटकम का नाम, जो ये इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देखते हो, इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? यस मैम। ओके, ये ऑपोजिट है। नाउ अब ये जो ओवरऑल स्केच है उस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वेव्स आपको दिखेगी, उस वेव्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या क्या होगा। शैल आई चेंज द स्लाइड? आई नीड मोर स्पेस। 1 minute मैम। Okay. स्नेहल इज सेइंग मैंने नीचे ग्राम लिखा है, सो स्नेहल दैट्स व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, वो ग्राम ही है, यही मैं आपको बता रही हूँ। बात समझ में आई स्नेहल? मैम यस मैम वो जो छोटी सी मशीन होती है जो पेशेंट के बेड के बगल में होती है, वही होती है ना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ? जरूरी नहीं है, इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं। मींस अगर आई एम नॉट श्योर आप कौन सी मशीन को रेफर कर रहे हो, इफ यू हैव द डायग्राम और यू कैन सेंड मी तो मैं आपको बेटर बता पाऊंगी। वैसे तो बहुत सारी मशीनें जो आजकल मॉडर्नाइज होने की वजह से कॉम्पैक्ट हो चुके हैं और छोटे हो चुके हैं। पहले बहुत बड़े बड़े मॉनिटर होते थे, बहुत ऐसा लगता था बहुत बड़ा सा कंप्यूटर लेके चल रहे पेशेंट के साथ। अब सब कुछ कॉम्पैक्ट हो गया, मीन्स एक सूटकेस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, ऐसा हो चुका है। सो मीन्स इफ जो मैं सोच रही हूँ वही आप भी सोच रहे हो, तो हाँ एक छोटा सा डिवाइस होता है, उसके साथ उससे अटैच कुछ वायर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेते हैं, जो चेस्ट में यानी लेफ्ट साइड वहां पे इम्प्लांट किया जाता है 2 to 3 पोजिशंस पे, एंड वो पोजिशंस का इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीव करके वो जैसे जैसे हार्ट बीट होगी ना, वो साउंड आता है ना लब डब जो मैंने आपको बताया, तो वो साउंड के बेसिस पे ग्राफ बनता रहता है। तो जैसे जैसे साउंड आएगा वैसा वैसा ग्राफ बनेगा। अगर ये चीज प्लेन हो गया इट मीन्स देयर इज नो साउंड, और साउंड मैम नहीं जिसमें there is no cardiac देख के function. डेथ हो जाती राइट राइट। समीक्षा जो फिंगर को लगाते हैं दैट इज ऑक्सीमीटर। आई थिंक अब तो हर घर में होगा ऑक्सीमीटर। तो वो जो ऑक्सीमीटर होता है मीन्स काफी एडवांस हो चुका है, तो अब लोगों के घर में भी पहुंच गया है। सो वो जो पेशेंट्स को लगाया जाता है वो वही है जो ऑक्सीमीटर आप लोग यूज कर चुके हो, आपके घरों में होगा वही ऑक्सीमीटर, क्योंकि पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल भी कंटिन्यूसली देखना होता है ताकि रेस्पिरेशन के लिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, इनहेलर्स देने हैं कि नहीं, वो समझ सके। दैट इज द रीजन। ओके, शैल आई चेंज स्लाइड? यस मैम। ओके चलो, अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं कुछ, वो पढ़ लेते हैं। अभी वेव जो है वो बनता कैसे है और क्या क्या सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। सो एक वेव ये है, देन इस तरीके से एक ऊपर पीक जाएगा, एक थोड़ा नीचे आएगा, वापस से बेस लाइन पे आएंगे, एंड फिर से एक वेव बनेगा एंड आगे बढ़ जाएंगे, एंड देन अगेन इट विल स्टार्ट एंड सिमिलर पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले मैं एक वेव के बारे में ही बात करती हूँ, सिंगल वेव। ये कंप्लीट वेव है आपका, यानी जो मैं कार्डियक फंक्शन बोल रही थी लब एंड डब, ये पूरा उसका एक वेव ऐसा बनता है। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो देख लो। ये जो आपको फर्स्ट बम्प दिखेगा दैट इज पी, और ये जो थोड़ा डिक्लाइनेशन दिखेगा दिस सेक्शन इज क्यू। ये जो पीक दिखेगा दैट इज आर। उसके बाद दूसरा जो डिक्लाइन हो रहा है दैट इज एस, और सिमिलरली पी की तरह फिर से जो एक बम्प दिखा दैट इज टी। नाउ अब इनके एस्पेक्ट्स देखते हैं कि पी क्यू आर एस टी एग्जैक्टली क्या क्या है। सो पहला सेक्शन आपको क्या मिला यहाँ पे पी। सो पी बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन। अभी कोई चीज एक्साइट हो रही है मतलब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है, मतलब इनिशिएशन किसने किया, सोचो। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन है तो इनिशिएट कहां से हो रहा होगा, साइनोएट्रियल नोड। ऐसे वेरी गुड, राइट, एसएएन से हो रहा है। तो एसएएन से हो रहा है इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्शन इन एट्रियम, बोथ द एट्रियम। अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसी को दूसरा नाम दिया गया है डीपोलराइजेशन। अब इसका मीनिंग भी समझ लो। डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया बोला जाता है पी को, जो ये वेव है। पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, अगर फिजिक्स की बातें अगर याद आ रही होंगी, पोलराइजेशन का मीनिंग, पोलराइजेशन के टाइम पे अगर साउंड वेव्स हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
वो वेव जब ब्लॉक हो जाती है, जब मूव नहीं कर पाती, उसको ही हम बोलते हैं ना पोलराइजेशन। बट अगर उनमें कोई एक्साइटमेंट लेकर आओ, उन वेव्स को आप हिलाओ या फिर उनमें कोई हलचल होगी, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। सो इमेजिन योर मसल्स रेस्टिंग पोजीशन पे है और इनिशिएट किया एसएएन नोड ने इलेक्ट्रिक इम्पल्स और एक्शन पोटेंशियल, और वो इनिशिएट करते ही वो मसल्स में क्या हुआ, एक्साइटेशन, और वो एक्साइटेशन किस में कन्वर्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन। सो दैट्स व्हाई मैं कह रही हूँ उसको डीपोलराइजेशन। ओके, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज रिलेटेड टू पी। नेक्स्ट इज अबाउट योर QRS। ये सिंगल वेव है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम साथ में पढ़ेंगे। सो सेकेंड कंपोनेंट है हमारा QRS। अब एग्जैक्टली इसका काम क्या है, QRX कॉम्प्लेक्स में अगेन डीपोलराइजेशन। यहाँ पे डीपोलराइजेशन का मीनिंग है कोई ना कोई एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी, इट मींस डीपोलराइजेशन इज इंपॉर्टेंट। सो अब ये हुआ डीपोलराइजेशन, बट यहाँ पे एट्रियम था तो यहाँ पे वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। और दूसरी चीज, वेंट्रिकल्स में मैंने क्या बोला, उनके वॉल्स क्या होते हैं, थिक। अगर वॉल्स थिक हैं मतलब उनके कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे उनका फोर्स भी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए ये ऐसा शार्प वेव बना है। दैट इज द रीजन कि इसमें और इसमें बहुत फर्क है, कॉन्ट्रैक्शन यहाँ भी हो रहा है, बट क्योंकि एट्रियम वॉल्स जो होते हैं उनका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, इम्पैक्ट होता है वेंट्रिकुलर वॉल्स का, दैट्स व्हाई। सो बेसिकली ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा ताकि क्या इनिशिएट हो पाए, टू इनिशिएट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दूसरी चीज, अब ये पूरी चीज होगा तो इसकी वजह से क्या लग रहा है, सिस्टोलिक प्रेशर। ओके, देन हमारा थर्ड सेगमेंट रह गया। अब वेंट्रिकल का सबका कॉन्ट्रैक्शन तो समझ में आ गया, अब वापस से इनके रिलैक्सेशन के बारे में भी तो सोचना होगा। तो टी वेव क्या कर रहा है, टी वेव कर रहा है रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन का मीनिंग है एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल होना, यानी मसल्स जो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी मसल्स रिलैक्स करेंगे, सो इट विल बी एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सारा कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया, सिस्टोलिक प्रेशर खत्म, हर चीज हो गई रिलैक्स, और वो अब नॉर्मल स्टेट में आ चुके हैं। नॉर्मल स्टेट में कौन आ चुके हैं, सो योर हार्ट। तो इसीलिए जब नॉर्मल स्टेट में आ रहे हैं तो इसका वेव भी छोटा होता है। सो दैट इज योर होल ओवरऑल इलेक्ट्रोग्राम, यानी एक हार्ट बीट का ओवरऑल क्या डायग्राम, क्या ग्राफ इंप्लीमेंट किया जाएगा वो इस तरीके से है। एंड रिलेशनशिप मींस ओवरऑल PQRST, P से लेकर T तक वेव जो जनरेट होंगे उनका एग्जैक्टली क्या मीनिंग है। ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। एवरीवन पक्का श्योर? ओके गुड। अगर समझ में आई देन एक और कॉन्सेप्ट समझ लो। अब सिस्टोलिक डायस्टोलिक था, इतना कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बारे में आपने पढ़ा, तो आपको ये बात भी तो पता चल गई कि इन सब चीजों से क्या क्रिएट हो रहा है, ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, तो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए एग्जैक्टली क्या रेशियो निकालते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर का एंड डायस्टोलिक प्रेशर का, यानी SP एंड DP। और ये SP/DP का रेशियो निकालोगे इन एडल्ट। एडल्ट में दिस इज समवेयर अराउंड 120 एंड 80। अभी समझ में आया इसका वैल्यू ज्यादा क्यों होता है? सिस्टोलिक इज अ कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर एंड दैट टू सिस्टोल में वेंट्रिकुलर सिस्टोल का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है, दैट्स व्हाई। एडल्ट का ये हो गया। देन अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं तो चिल्ड्रन का सिस्टोलिक 90, डायस्टोलिक 50। देन इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड पीपल, जो जितने ज्यादा एज होती जाएगी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, सो 150/90 दैट इज द एवरेज नंबर जो कि एडल्ट, चिल्ड्रन एंड ओल्ड का होता है। एवरीवन अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, सबको समझ में आया श्योर? If everyone understood, let me share the NCERT पेज विथ यू, क्योंकि उस पे कुछ डिजीजेस के नाम है। दिस वाज ऑल अबाउट योर ओवरऑल हार्ट फंक्शन, कार्डियक साइकिल,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का फंक्शन, एग्जैक्टली वो डिवाइस कैसे हेल्प कर रहा है, वेव के बारे में हमने, सर्कुलेशन इन जनरल पढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा, मैंने आपको ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में बताया। ये सारी जर्नी हमने कर ली। अब हमें समझना है सम ऑफ द डिसऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे हार्ट को। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके, तो सबसे पहला डिसऑर्डर है हाई ब्लड प्रेशर, जिसका दूसरा नाम है हाइपरटेंशन। अभी इसका मीनिंग तो अब आप समझ गए तुरंत। हाई ब्लड प्रेशर का मीनिंग क्या होगा कि ओवरऑल जो ब्लड का सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फंक्शन है, उनका प्रेशर बहुत ज्यादा आ रहा है। और प्रेशर ज्यादा कब आएगा? जब वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी वेरी हाई। और वेलोसिटी अगर हाई होगी इट मींस जो वॉल्व है या ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है वो या तो थिक हो गई है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा, और नहीं तो कोई ना कोई रुकावटें हो रही हैं जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है। सो दैट सिचुएशन इज नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। मैम, हाई ब्लड प्रेशर की लिमिट भी दी है 140 to 90 हुआ तो। यस, there can be also a chance that the adrenal gland also secretes the more amount of hormone. right, but okay, means you are saying ki because of adrenaline hormone the person can go through high blood pressure, hypertension. If there is a chance. देयर कैन बी अ चांस, ऐसा होता है, बट मोस्टली एड्रेनालिन जो ग्लैंड है वो तभी एक्साइट होगा, वो तभी एक्टिवेट होगा इफ देयर इज सम काइंड ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन। नॉर्मली वो बिल्कुल भी एक्टिव होते ही नहीं है, वो सिक्रीट हार्मोन करेंगे ही नहीं, कुछ भी नहीं करेंगे। आप चाहे कितना भी कोशिश करो, आप सोच के नहीं करवा सकते। इट इज जस्ट द सिचुएशन बेस्ड कि वो पर्टिकुलर कंडीशन में उनकी रिक्वायरमेंट है तो वो स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज दे वोंट। सो दैट इज द सिचुएशन जो वहां पे होती है। बट यू हैव पॉइंटेड आउट करेक्टली कि अगर ऐसा होता है कि न्यूरल डिसऑर्डर हो या एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जिसकी वजह से एड्रेनलिन ग्लैंड का कंट्रोल एंड कंप्लीटली लॉस हो चुका है, और मे बी वो बिना अनटाइमली एड्रेनलिन हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे हैं, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके इम्पैक्ट की वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दैट इज ट्रू, बट ये बहुत रेयर होता है, ये भी। सेकेंड डिजीज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अब मीनिंग तो आप समझ गए। कोरोनरी आर्टरी किसको बोलते हैं? वो आर्टरीज जो खुद ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ब्लड भी तो एक हार्ट एक ऑर्गन है, वो मसल है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए उनको खुद को भी तो ब्लड चाहिए और एनर्जी चाहिए। तो वो जो आर्टरीज जो खुद हार्ट को सप्लाई करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कभी कभी ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक का रीजन क्या है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और एनी काइंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इनर ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगा? वेरी नैरो और थिक वॉल हो जाएंगे, और उस चीज की वजह से वो ब्लॉक हो गया तो हार्ट को जो एनर्जी है या फूड या न्यूट्रिशन कह लो वो सप्लाई होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, एंड दैट कंडीशन कैन लीड टू हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दैट इज द हार्ट अटैक। सो ये ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट इज अबाउट अंजाइना। अंजाइना सिमिलर टू कोरोनरी, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की ही कमी है। हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। ऊपर था ब्लड सप्लाई में उनके ब्लॉकेज की वजह से उनको इनफ ब्लड नहीं मिल पा रहा, यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा और एनर्जी रिलीज नहीं होगा। ओके, सो बेसिकली अंजाइना एक स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर भी है। इफ यू आर इन टू मच ऑफ स्ट्रेस तो उसकी वजह से भी ये सिम्टम्स अंजाइना हो जाते हैं। आजकल काफी यंग लोगों को भी देखने को मिल रहा है, और इसका दूसरा नाम अंजाइना पेक्टोरिस। नेक्स्ट इज अबाउट हार्ट फेलियर। अब ये तो आपको समझ में ही आ गया, यानी हार्ट का पंपिंग जो होगा वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगा। इट कैन बी बेसिकली किसी शॉक की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, और मे बी मसल्स डैमेज हो गए, मे बी कोई वेन आर्टरी कोई ना कोई ब्लड वेसल डैमेज हो गया, उसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे, मे बी न्यूरल प्रॉब्लम। सो बेसिकली हार्ट का काम नहीं करना इज हार्ट फेलियर, और इसी को हम बोलते हैं बेसिकली मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो आपको कॉमनली आप हार्ट अटैक बोलते हो। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, इतना पता चला? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, Yes, नेक्स्ट पार्ट। अभी आप लोगों के लिए एक होमवर्क मेरी साइड से।
हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अभी तक मैंने आपको लिम्फ एंड नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया, जो कि पल्मोनरी और सिस्टेमिक का कॉम्बिनेशन था। हमने कभी स्पेसिफिक कभी ज्यादा पढ़ा नहीं। अब होमवर्क आपके लिए क्या है, आप लोगों को क्या पढ़ के आना है? देयर इज अ वर्ड आपकी एनसीईआरटी में भी है, मॉड्यूल में भी है, दैट इज नोन एज हिपैटिक पोर्टल। अभी हिपैटिक वर्ड का मीनिंग क्या है? कनेक्टेड टू लिवर। तो अभी ये पता करो कि एग्जैक्टली हिपैटिक पोर्टल क्या होता है, सब पढ़कर आएंगे। देन पता करो रीनल पोर्टल क्या होता है, ये भी सब पढ़कर आएंगे, ठीक है। देन एक और होता है दैट इज वीनस सिस्टम। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें, सिर्फ डेफिनेशंस, इनके डिटेल पढ़ने भी नहीं आपको, सिलेबस में नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, मॉड्यूल में भी ज्यादा डिटेल्स नहीं दिए, बट डेफिनेशन सबको पढ़कर आने हैं, क्योंकि नाम देखो, फर्स्ट वर्ड आप वर्ड देखकर आप समझ गए होगे हर चीज। हिपैटिक रिलेटेड टू लिवर, रीनल रिलेटेड टू किडनी, वीनस रिलेटेड टू वेन्स, और विच इज कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड इन शॉर्ट, तो उनसे रिलेटेड है। सो दैट इज योर होमवर्क। कर लोगे इतना? इतना बता दूं, रीनल पोर्टल हमारे बॉडी में नहीं होता, सो इट इज एब्सेंट इन ह्यूमन, बट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है, मे बी कॉन्सेप्ट समझ में, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। सिलेबस में नहीं है, बट एमसीक्यू में कंफ्यूजन के लिए ये वर्ड जरूर यूज करते हैं, तो उसमें से आंसर अगर सेलेक्ट करना है देन यू शुड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या क्या है। ओके, आज की क्लास सबको समझ में आई? Yes, ma'am. यस मैम। देन आपको क्या करना है? नेक्स्ट होमवर्क इज लेवल 1। पीएनएमटी 1 के कितने बच्चे हैं इस क्लास में? और कौन से ऐसे बच्चे, महक आपका भी हो चुका है ये चैप्टर राइट पहले? मैम हो चुका है। ओके, बाकी प्रशंसा ओके, हाउ मेनी अदर? नो। ओके, सो पीएनएमटी 1 जो भी बच्चे हैं, आई थिंक आपने लेवल 1 कर लिया है सॉल्व, पहले रिविजन हुआ है इस चैप्टर का, और एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिस? हाँ मैम सर ने करवाई है क्वेश्चंस। ओके, अगर करवाए हैं देन ट्राई टू क्या बोलते हैं कि रिकॉल एवरीथिंग। पीएनएमटी 2 के बच्चे आपके लिए कंपलसरी है, मैं आपको तो नहीं छोड़ूंगी। 1 का ऑलरेडी हुआ है, सर ने भी रिविजन करवाया है, ये आई थिंक आपका 3rd टाइम आप पढ़ रहे होगे, सो आप लोगों के लिए ओके। पीएनएमटी 2 फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, सो लेवल 1 आपके लिए कंपलसरी किया है पर्पसली। सो नेक्स्ट क्लास में, यानी आज की क्लास तो इतनी ही थी, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड फर्स्ट हाफ आवर या 1 आवर आई विल ट्राई टू टेक क्वेश्चंस, और उस टाइम पे पीएनएमटी 2 के बच्चों का आंसर करना बहुत जरूरी है। नहीं किया देन आई विल स्टार्ट रिमूविंग यू फ्रॉम द मीटिंग, फ्रॉम द सेशन। तो फिर एंड में अगर एक बच्चा भी बच गया तो मैं एक बच्चे के साथ आगे कंटिन्यू करूंगी। सो एवरीवन हैज टू बी प्रिपेयर्ड, और नेक्स्ट क्लास में कंपलसरी एवरीवन एक बच्चा एक क्वेश्चन, मिनिमम एक क्वेश्चन का आंसर तो करेगा ही करेगा। सो एक जिन्होंने भी एक बार आंसर कर दिया देन दे हैव टू स्टॉप। आपको आंसर आता है आप चैट में लिख दो मुझे, सेकंड बच्चा मुझे आंसर करेगा, और जब तक पूरी क्लास का एक एक बच्चा एक मिनिमम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करे, आई वोंट एंड द क्लास, चाहे आपकी दूसरी क्लास मिस क्यों ना हो जाए। सो ऐसा है, और अगर आप नहीं कर रहे, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, आप आंसर ही नहीं कर रहे, देन आई विल स्टार्ट रिमूविंग, एंड नेक्स्ट टाइम में फिर यू वोंट बी अलाउड, आप नेक्स्ट क्लास में आप अलाउड नहीं होंगे तब तक जब आप मुझे प्रॉपर एप्लीकेशन या फिर जेन्युइन रीजन ना दो। ओके, ये होगा। ओके, समीक्षा, नाउ आपके क्वेश्चंस में आपको आंसर कर देती हूँ। आपने क्या पूछा है, इलेक्ट्रिकल शॉक में हार्ट की क्या कंडीशन हो जाती है? ओके, डिपेंड, अगर इलेक्ट्रिकल शॉक ज्यादा है तो ऑफ कोर्स उससे न्यूरल ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर न्यूरल ब्रेकडाउन हुआ तो सबसे पहले क्या होता है, इमरजेंसी हार्मोन्स कुछ सिक्रीट होते हैं, वो इमरजेंसी हार्मोन्स अगेन एड्रेनलिन और ये सब ऐड हो जाएंगे एंड हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। और अगर दूसरे तरीके से आपका हाइंड ब्रेन किसी तरीके से अगर डैमेज हो गया तो ऐसा हो सकता है कि हार्ट कंप्लीटली स्टॉप हो जाए और स्लो हो जाए। सो स्लो भी होता है एंड फास्ट भी हो सकता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि वो इलेक्ट्रिकल शॉक से हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हो रहा है, दैट कंप्लीटली उस पर डिपेंड करता है। नाउ समीक्षा, आपने कहा था रिवाइज करवाने के लिए साइकिल, सो आई एम रिवाइजिंग इट। कार्डियक साइकिल इज कंपोज्ड ऑफ कंप्लीट वन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फंक्शन। अब सिस्टोल और डायस्टोलिक के फंक्शन में क्या प्रेजेंट है, 2 कंपोनेंट है हमारे पास चेंबर में, एट्रियम एंड वेंट्रिकल। सो एट्रियम एंड वेंट्रिकल वो रिलैक्स भी होंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे, है ना। जब कोई चीज रिसीव करनी है उनको रिलैक्स होना पड़ेगा ऐसे टाइम पे, और उनको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, द रीजन इज कि उन्हें आगे की तरफ पुश करना है।
सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन है हम उसे सिस्टोल कह रहे हैं. सो पहला कॉन्ट्रैक्शन होगा एट्रियम का, यानी जो भी एट्रियम है SAN सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करेगा. वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का इम्पैक्ट आएगा एट्रियम पे, वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो भी ब्लड उनके पास आया है वो ब्लड आगे वेंट्रिकल की तरफ भेज देगा. देन वेंट्रिकल ने रिसीव कर लिया. वेंट्रिकल ने रिसीव किया तो सबसे पहले जो वॉल्व प्रेजेंट है वेंट्रिकल में, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, वो बंद होंगी. उनके बंद होते ही सबसे पहली आवाज आएगी, दैट इज लब. एंड इसके बाद नेक्स्ट होगा डायस्टॉल. ये तो कॉन्ट्रैक्शन था. साथ ही साथ हार्ट एक नॉर्मल कंडीशन में भी आ रहा है, यानी रिलैक्स्ड मोड में भी आ रहा है. जब रिलैक्स्ड होता है तो पैसिवली, यानी बिना फोर्स के जितना भी ब्लड इन आउट होना है वो हो जाते हैं. एंड उस चक्कर में सेमी ल्यूनर वॉल्व, यानी जो ब्लड वेसल्स जो वेंट्रिकल से कनेक्टेड हैं, तो उनसे कनेक्टेड जो वॉल्व हैं वो बंद हो जाते हैं. तो जिस मोमेंट वो बंद होते हैं ताकि वेंट्रिकल में वापस ब्लड ना जा सके, तो उस टाइम पे क्या होता है, डब की आवाज आती है. तो लब डब ये दो हार्ट बीट हैं, तो दो हार्ट साउंड है. ये दो हार्ट साउंड में एक हार्ट बीट होता है. एंड सिंगल हार्ट बीट इज द मीनिंग ऑफ सिंगल कार्डियक साइकिल. और एक कार्डियक साइकिल को 0.8 सेकेंड्स लगते हैं कंप्लीट होने में. अंडरस्टूड? ये बात समझ में आई? Yes, ma'am. एग्जैक्टली. Yes. ओके, एनी डाउट्स पूरे चैप्टर में अब तक जो हमने पढ़ा? No. ओके, सो एवरीवन एक बार कम से कम एनसीईआरटी पढ़ना. दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. एनसीईआरटी जो हमने अब तक जो पढ़ा, मैंने आपको जो लिखवाया, ये नोट्स आप कलेक्ट करके रखो. फिर आप मॉड्यूल नहीं भी पढ़ोगे तो शायद काम चल जाएगा आपका. देन लेवल 1 सबको सॉल्व करना है, और जो होमवर्क दिया है मैंने वो करके आना है. कर लोगे? परसों मिलेंगे ना, नेक्स्ट फ्राइडे को शाम को Yes, हमारे पास. ma'am. ओके, सो फ्राइडे शाम को आप सारे बच्चों को प्रिपेयर होके आना है. सो समवेयर अराउंड हमारी ओवरऑल क्लास की स्ट्रेंथ अभी 20-25 जा रही है. सो आई विल हैव 35 क्वेश्चंस, 35 to 40 क्वेश्चंस. सो वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो आज के लिए इतना ही. आई एम नॉट गिविंग टू मच ऑफ स्ट्रेस. मैं अननेसेसरी क्लास ज्यादा एक्सटेंड नहीं करूंगी. हमारा जल्दी खत्म हो गया तो हम जल्दी फ्री हो रहे हैं. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. ओके, समीक्षा. ओके, ये जो क्वेश्चन है मेरे जो आपने पूछा, सी शेप कार्टिलेज. ओके, राइट. ये आई थिंक मैंने होमवर्क पूछा था, कोई आंसर ढूंढ के आया कि व्हाई ट्रैकिया है सी शेप कार्टिलेजेस जो उसकी रिजिडिटी मेंटेन करवाते हैं. ओके, गुड, यू रिमाइंडेड मी. ओके, एनीवन नोज द आंसर? पता किया किसी ने? नहीं? ओके, देन हमारा होमवर्क कंटिन्यू हो जाता है. आप ये आंसर भी पता करके लाओगे. नॉट टू कोलैप्स, दैट इज ट्रू. दैट इज ट्रू, वो तो हमने तभी देख लिया. बट व्हाई सी? कंप्लीट रिंग की क्यों नहीं है? क्योंकि मैम क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम कवर करके रखती है पूरा पीछे से. ओके, ओके, देन तो मैम इसलिए वो सिर्फ आगे आगे मतलब वेंट्रल साइड पे ही होती है. ओके, यू आर क्लोज, बट ट्राई टू फाइंड आउट मोर एक्यूरेट आंसर. बाकी बच्चे भी. ओके, प्रशंसा, आई विल सेंड. थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग. आई विल सेंड इट. आई विल सेंड द मॉड्यूल. ओके, so that's it for today. Bye everyone, take care.